नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर सर आपका क्विस्ट फॉर हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह है विज्ञान स्पेशल क्लास। विभिन्न प्रकार के एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग और लेखपाल स्पेशल क्लास भी है, जिसमें साइंस के निम्न लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक के सभी प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करते हैं और टॉपिक बाई टॉपिक क्या करते हैं, पहले उसके बारे में अध्ययन करते हैं और जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में हम जितने के सारे क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं या आने की बहुत ही संभावना होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से क्रम बाई क्रम हम अध्ययन करते जाएंगे और निम्न लेवल से उच्च लेवल तक अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिएगा और बच्चों को जल्दी जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ सकें और हमारी इस क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड। ब्लड मीन्स रक्त, ठीक है। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड मीन्स रक्त, जिसको खून भी कहते हैं। तो रक्त के बारे में चलेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है और इसका काम क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है इसको, ठीक है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड है ना, एक तो ये देखिए पानी जैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? तरल। क्या है? तरल। और ये विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहते हैं संयोजी। क्या है? संयोजी कहते हैं। संयोजी मतलब संयोग, मतलब एक से अधिक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए संयोजी। और ये मतलब क्या कहते हैं? फ्लूइड या जल की तरह होता है, इसलिए तरल कहते हैं। और एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए एक से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। हम पहले बता चुके, इसलिए इसको ऊतक भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। देखिएगा, रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसकी क्या है परिभाषा? अब ब्लड है ना, जो ब्लड किस किस से मिलकर बनता है, तो देखिएगा ब्लड में एंटीबॉडी होती है। अब आगे पता चलेगा आपको क्या होती है। एंटीबॉडी होती है और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी होते हैं। और ये ऑक्सीजन को क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कौन? ब्लड में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है और एंटीजन भी होता है, ठीक है। और पोषक तत्वों को क्या करता है? ये पोषक तत्व और ऑक्सीजन को विभिन्न भाग अंगों तक पहुंचाता है। अभी आपको धीरे धीरे करके क्रम से हम पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान देंगे। चलिए और थोड़ी देखिए। मानव रक्त शरीर के कुल भार का 7% होता है। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति कितने 50 किलो का है, कितने का? 50 किलो हुआ, तो उसमें देखा कि उसमें रक्त कितना पाया जाएगा। तो उसका क्या बताया? शरीर के भार का 7%। तो इसमें करें 7/100 करें। क्या करें? 7/100। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100 और 2 का भाग दें इसमें 7 में, तो क्या होगा? 3.5। क्या होगा? 3.5। मतलब उसके शरीर में क्या होगा? यदि 50 किलो का व्यक्ति हो तो उसके शरीर में मात्र 3.5 किलो या 3.5 लीटर क्या होगा? रक्त पाया जाएगा। तो ये किस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति का कितने उसकी बॉडी में कितना ब्लड है इसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बॉडी के कुल भार का कितना होता है? ब्लड 7% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए ब्लड के बारे में। पहले नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्षारी होता है। हम क्षार, अम्ल और उदासीन ये सब आपको कर बता चुके थे पीएच मान में, कि जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारी होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जैसे जल। तो इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, इसलिए क्या होता है? क्षारी होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानव शरीर में औसतन रक्त 5 से 6 लीटर होता है। यदि कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का मोटा या कितना भी उसके शरीर में ब्लड हो, तो मैक्सिमम या औसतन जो सभी व्यक्तियों को कहा जाए तो अधिकांशतः पूरी अधिकतम कितना होगा? 5 से 6 लीटर होता है औसतन। व्यक्ति के शरीर में औसतन ब्लड कितना होता है? 6 लीटर होता है। थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः इतना ही होता है स्वस्थ व्यक्ति में, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रक्त को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। कितने भाग में? 2। सपोज दैट देखिएगा ये ब्लड है। क्या है? ब्लड है। ब्लड को हम 2 भागों में बांटेंगे रक्त को। तुमने देखा होगा यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या हम ब्लड निकलता है, उसको आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, एक कांच की या फिर किसी
पर तो कांच पर या कहीं पर मतलब किसी बर्तन में ब्लड को रख लीजिएगा और कुछ समय के लिए रखिएगा, फूंकिएगा, तो उसमें जब वो थक्का जम जाएगा ना तो उसको आप सुई से निडल से अलग करिएगा, लाल रंग का कलर अलग निकल जाएगा, उसका जो पानी जैसा बचेगा वो अलग हो जाएगा। तो जो पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ बनता है उसको बचता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और जो लाल रक्त जमकर अलग हो जाता है उसको कहते हैं रक्त कणिकाएं। तो ब्लड में कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, जिसको कहते हैं प्लाज्मा, और एक होता है रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा होता है 60%। कहने का तात्पर्य यदि 100% ब्लड है तो उसका 60 भाग होता है प्लाज्मा, 40 भाग क्या होता है? रक्त कणिकाएं। अब प्लाज्मा होता है जो सिर्फ प्लाज्मा, 60 भाग तो है, लेकिन ये प्लाज्मा है जो पूर्ण रूप से 100% है अपने आप में। तो 100 में से 90% पाला प्लाज्मा में क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है, और शेष विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी वगैरह होती हैं। अब आगे चले रक्त कणिकाएं। अब हमने पढ़ा जो रक्त कणिकाएं हैं ये किससे मिलकर बनी है? ये कहाँ से आई हैं रक्त कणिकाएं? रक्त से। रक्त में 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है? 60%, रक्त कणिकाएं 40%। ये लिखा है 40%। तो ये रक्त कणिकाएं 40% है ना, तो ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है रक्त कणिकाएं? रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स कणिकाएं। लाल मतलब होता है रेड, और रक्त माने होता है ब्लड, और कणिकाएं मतलब कार्पेसेल्स। तो इसका दूसरा नाम आरबीसी है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स को ही प्लेटलेट्स ही कहते हैं। तो आरबीसी के लाल रंग होता है इसलिए आरबीसी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का रंग होता है श्वेत होता है इसलिए श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं बेटा। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ना, तो इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ, इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ये प्लेटलेट्स इसका नाम इसलिए पड़ा। इनका काम होता है जो ब्लड होता है ना उसको, रक्त को थक्का जमाने में सहायता करती हैं। तो हम क्रम बाई क्रम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, इनका जीवन काल क्या होता है, ये क्या काम होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ पे ख़त्म होती हैं, फिर श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, फिर प्लेटलेट्स। चलिए हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। आगे की ओर देखिएगा, आगे है नंबर क्या? रेड ब्लड कार्पेसेल्स मतलब आरबीसी। अब आरबीसी के बारे में देखेंगे तो इसमें हमने बताया था केंद्रक होता है ना, जानते कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसमें डीएनए। तो जो केंद्रक होता है ना वो आरबीसी की कोशिका में नहीं होता है, ये याद रखना पूछता है कि मनुष्य के ब्लड की ब्लड आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद स्वरूप जो ऊँट होता है ना, ऊँट में पाया जाता है। और अन्य जंतु हो गए जितने दूध देते हैं ना, मेमल्स होते हैं, मेमल्स वे जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके सभी ब्लड जिसको सभियों के सभी एनिमल्स के जो ब्लड होता है ना आरबीसी उसमें, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन जो ऊँट होता है अपवाद है, ये ऊँट के ब्लड में क्या होता है? ब्लड में नहीं, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन सभी में नहीं पाया जाता। किन जंतुओं में? जो दूध पिलाते हैं बच्चों को। दूसरा क्या है? इनका निर्माण, इनका मतलब किनका? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोन मैरो। सपोज दैट ये हड्डी है, तो हड्डी के अंदर ये छिद्र होता है ना, अंदर ये छिद्र होता है, अंदर खोखला भाग होता है, यहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। हड्डी के अंदर वाले भाग, अस्थि माने होती है हड्डी, मज्जा माने उसके अंदर वाले भाग में, तो अस्थि मज्जा में। तो क्वेश्चन आता है जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन जो प्रौढ़ावस्था होती है ना, आप जानते हैं शैशवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था होती है ना, इस प्रकार की किशोरावस्था। तो जो प्रौढ़ावस्था होती है, याद रखना, प्रौढ़ावस्था में जो ब्लड होता आरबीसी होती है ना, वो यकृत में निर्माण होता है उसका। कहाँ पर होता है? यकृत में। याद रखना, यदि पूर्ण रूप से ऐसा पूछा क्वेश्चन आए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको टिक लगा कर आना है अस्थि मज्जा में। यदि पूछा प्रौढ़ावस्था में पूछा जाए, बहुत ही कम पूछा जाता है, तो आप यकृत लगाएंगे, ठीक है। अब इनका जीवन काल मतलब ये कितने दिनों तक अधिकतम जीवित रह सकती हैं? तो जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आपको 20 तो याद ना रख सके तो ना रख सके, लेकिन 120 कन्फर्म याद होना चाहिए, क्योंकि यही ऑप्शन आपको मिलेगा रखा हुआ है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 119 दिन, 120 दिन, 121 दिन, 122 दिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है इनका विनाश। विनाश माने इनका खत्म या जीवन काल खत्म कहाँ होता है? तो प्लीहा में और यकृत में, 2 जगह होता है इनको। कुछ क्या होती हैं, कुछ जो होती हैं आरबीसी वो प्लीहा में तो अधिकांशता होती हैं, और कुछ होती हैं रेयर केस में यकृत में होती है। इसलिए यकृत है ना, यकृत को कब्रगाह कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं, और प्लीहा को कहते हैं कब्रिस्तान। याद रखना, यकृत को कब्रगाह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी और
आरबीसी का क्या होता है, विनाश होता है। और प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के आधार पर इसको चुनना है कि किसको क्या है। प्लीहा को पूछा जाए तो कब्रिस्तान, और यकृत को पूछा तो कब्रगाह है, दोनों कब्रिस्तान के ही भाग है। ठीक है, ठीक है, क्यों कहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का विघटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें, आरबीसी में। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कैसे रंग का होता है, रेड रंग का। किस रंग का, रेड। इसलिए क्या होता है, रक्त का जो रंग होता है ना, वो क्या होता है, लाल होता है। तो प्रश्न आता है कि रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, आरबीसी के कारण। किसके कारण, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसके कारण होता है रंग, लाल रंग। तो लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये इसका कार्य है जो, मतलब किसका, आरबीसी का। किसका, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिका। इनका काम होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस होती ना, हमने बताया था नाक मुँह से लेते हैं तो फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों की स्थान से जो ब्लड होता है ना, है ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या करता है, अंदर ग्रहण कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों से ला करके फेफड़ों को दान कर देता है या छोड़ देता है। तो यही होता है इसका कार्य। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। यह इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। किसका, ये बहुत पूछा जाता है। और आरबीसी का कार्य क्या है, या ब्लड का कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है जो एनीमिया रोग होता है ना, आप जानते होंगे एनीमिया रोग। एनीमिया मुख्य रूप से स्त्रियों में होता है, मतलब एनीमिया मतलब रक्त की कमी। तो ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। किसके कारण, ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है, एनीमिया रोग होता है। जब हम सो रहे होते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जब हम सोते हैं बेटा, तो सोते समय हमारा जो आरबीसी होती है ना, वो हमारे जो शरीर में सपोज 5% क्या हो जाता है, कम हो जाती है आरबीसी। कब, सोते समय, क्योंकि हम सांस क्या लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं। ठीक है, अब आपको आगे चल के कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि क्यों कम हो जाती है। आप इतना याद रखिएगा कि जब सो रहे होते हैं तो आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, 5% कम होती है। अभी आप आगे चलेंगे तो आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट में, इसी में आएगा आपको समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये 4200 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं, अर्थात हम 4200 मीटर जब ऊंचाई पे जाते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर लोगों में आरबीसी की मात्रा 30% अधिक हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, आप कहीं पहाड़ में चढ़े होगे तो वहाँ पर सांस लेने में क्या होती है, हमको प्रॉब्लम होने लगती है, दिक्कत होती है, और हम जल्दी जल्दी क्या लेते हैं, सांस लेने लगते हैं। और जो पहाड़ों पर इसलिए लोग रहते हैं ना बेटा, तो उनका जो ब्लड होता है ना, उसमें क्या होता है, आरबीसी की मात्रा अधिक होती है। कितनी, 30% अधिक होगी। अब आपको यहाँ से अंतर पता चल गया होगा। जब हम सो रहे होते क्या होती है, धीमे धीमे सांस लेते हैं, इसलिए आरबीसी की मात्रा कितनी, वो क्या होती है, कमी। और जब हम ऊपर क्षेत्र पर जाते हैं तो क्या लेते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दाब बढ़ता है तो हम सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आरबीसी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यदि हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे ना, तो आरबीसी की मात्रा क्या होगी, क्या होगी, बढ़ेगी। और जब का धीरे धीरे लेंगे ना तो क्या होगी, कमेगी। तो ये ऊपर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। और हम सोते समय क्या होगी, कमी, 5% की कमी होगी। और ऊपर क्षेत्र पे जाने पर क्या होगा, 30% अधिक होगा। क्या, आरबीसी। अब आरबीसी के बाद दूसरा क्या था, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू मतलब वाइट माने क्या होता है, सफ़ेद या श्वेत, ब्लड माने रक्त, और कॉर्पसेल्स माने कणिकाएं, अर्थात डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। हमने कणिकाएं, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी और प्लेटलेट्स। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, डब्ल्यूबीसी। अब इनका निर्माण होता है, उनका निर्माण कहाँ होता था, अस्थि मज्जा में। इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और लिम्फ नोड होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये गर्दन के बगल में पाए जाते हैं। तो लिम्फ नोड में, और यकृत में, और प्लीहा में, ये 4 जगह होता है। क्या होता है, इनका निर्माण होता है। ये बहुत ही कम पूछा जाता है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया हम उसमें फूल पत्ती लगाते जाएंगे। इनका जीवन काल होता है क्या, 1 से 2 दिन। वो कितनी जीती थी, 120 दिन, और ये सिर्फ 1 से 2 दिन तक इनका जीवन काल होता है। उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। अंतर भी याद करती जाइएगा। उसमें केंद्रक, नाभिक मतलब केंद्रक ही है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन ऊँट में पाया जाता था। और इसमें सभी में क्या होता है, सभी जीवों में क्या होता है, नाभिक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक पाया जाता है। किसमें, डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी की बात करें, इनका जो कार्य होता है ना डब्ल्यूबीसी का, रोगों से सुरक्षा करना। क्या होता है, रोगों से सुरक्षा करना। ये विभिन्न प्रकार, ये कोरोना वायरस चल रहा है ना बेटा, तो कोरोना वायरस है ना, उससे लड़ने का कार्य होता है ना, जो लड़ने की क्षमता होती है। कहते नहीं कि इम्यूनिटी पावर
बढ़ा दो या उनकी लड़ने की शक्ति बढ़ा दो। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है ना, ये रोगों से लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। क्यों कैसे होता है ये मदद करती है? क्योंकि ये होती है ना हमारे WBC को क्या करती है, पावरफुल बनाती है, एक्टिव बनाती है। इसलिए हमका शरीर से क्या होती है, रोगों से लड़ने में क्षमता उत्पन्न होती है। तो इसका कार्य क्या होता है, रोगों से सुरक्षा करना। किसका? WBC का। यही इसका इम्पोर्टेंट कार्य है। इसका कार्य क्या होता है, WBC का कार्य होता है शरीर में रोगों से सुरक्षा करना। नेक्स्ट तीसरा हमारा क्या है, प्लेटलेट्स। RBC हो गई, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC में नहीं पाया जाता, WBC में पाया जाता है, प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता। उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता था। WBC का अस्थि मज्जा में और प्लेटलेट्स का भी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का उनका जीवन काल क्या, RBC का होता है 120 दिन, WBC का 1 से 2 दिन। इनका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। इसका जीवन काल क्या होता है, 3 से 5 दिन होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। स्प्लीन मतलब प्लीहा, इसी को स्प्लीन कहते हैं और इसी को प्लीहा कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लीहा। प्लीहा को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते थे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कार्य। किसका, प्लेटलेट्स का कार्य होता है, रक्त का थक्का जमता है ना, उसमें मदद करती है प्लेटलेट्स। किसमें, रक्त का थक्का बनने में। कैसे करती है मदद, देखिएगा आगे चल के हम अभी बता रहे हैं। यदि हमको कुछ चोट लग गई, सपोज दैट ये हमारा शरीर का कोई अंग है, यहाँ पर चोट लग गई, ब्लड निकलने लगा। अब ये क्या होगी, ब्लड बहता रहेगा तो उसकी जमता क्यों है, क्योंकि जो रक्त का थक्का होता है ना, वो प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। और आपने देखा होगा जो होता है ना बीमारी, डेंगू नाम सुना है ना बुखार। जिन भाइयों बहनों को डेंगू हो जाता है ना, तो डॉक्टर कहते हैं उन्हें प्लेटों की संख्या कम हो गई। प्लेटों की नहीं, अधिकांशतः उसको प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, इसलिए उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है। और यदि इसको जल्दी से जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि जो रोम होते हैं ना, रोम हेयर होते हैं, उनसे क्या होता है, यदि थोड़ा सा भी मतलब उनमें झटका लगता है, उखड़ जाता है, तो वहाँ से भी ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे रिसाव होने लगता है। क्योंकि जब उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब पूर्ण रूप से फंक्शन देखेंगे हम किसका, रक्त का। अब हम RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, कणिकाएं, रक्त कणिकाएं बनाती हैं। और रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा मिलकर क्या बनाता है, रक्त बनाता है। रक्त होता है, अब ये रक्त है, पूर्ण रक्त। इसका कार्य क्या होता है रक्त का, तो शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। अब कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट आप तो बता चुके हैं। देखिएगा, जब ब्लड होता है ना, ब्लड फेफड़ों से, लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, तो क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। अब जब बाहर निकालेगा ना, तो क्या होता है, शरीर का तापमान क्या होगा, कम होगा। वो अंदर जाएगा ना तो ऑक्सीजन, तो क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है। तो शरीर का तापमान नियंत्रण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स और पचा हुआ भोजन है, इन सभी को परिवहन का कार्य करता है। जी हम आपको बता ही चुके हैं। ये सब किसका कार्य है, ब्लड का। शरीर का ताप नियंत्रण करता है, और ऑक्सीजन गैस को देख लो ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न भागों से क्या करता है, फेफड़ों में छोड़ा जाता है। और हार्मोन्स होते हैं, और पचा हुआ जो भोजन होता है ना, वो ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचता है। इस प्रकार से अभी थोड़ा टॉपिक और बचा है ब्लड का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे कल, उसमें हम पूर्ण इसका क्या करेंगे आपको। तो ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और पचा हुआ भोजन, इनको परिवहन का कार्य भी होता है किसका, ब्लड का। और ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है थोड़ा सा, मतलब ब्लड का काम क्या होता है, ये तो हम बता ही चुके हैं। अब इसके बाद हमको बचा है जो होता है ना ब्लड ग्रुप, आपने सुना होगा, ए उसका रक्त ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है, O ब्लड ग्रुप होता है ना। कि रक्त की कमी हो गई ना, तो ब्लड चेक करके कैसे किया जाता है, ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है ना। ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वग्राही ब्लड कौन होता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन होता है, कौन से ब्लड में किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड देना चाहिए, या ना तो दूसरा ब्लड देने से उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाती है। इन सभी के बारे में हम उस दिन से नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे कल, और उसमें आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल पूर्ण ज्ञान देंगे इसको। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर थे, उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज का हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आता है रसायन दर्शन। रसायन दर्शन है ये क्या है, मेंडलीव भाई साहब जिसने मेंडलीव की आवास सारणी दी थी, जिसमें क्या कहते मूल आवास सारणी में कितने तत्व रखे थे, 63 तत्व रखे थे, ठीक है।
अब अवश्य इसमें मूल तत्व इनके कारण हम क्या करेंगे, 5 प्रश्न लाए हैं, 5 प्रश्न की सीरीज लाए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती है। अवस्थित माने स्थित होती है। आपको पता है हमारा जो वातावरण है ना उसमें कितने भाग होते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल, ये 5 मंडल होते हैं। तो जो हमारा ओजोन परत होती है ना वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को ही कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर और जो ट्रोपोमंडल होते हैं इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, आयनो मंडल को कहते हैं आयन मंडल। तो हमको क्या करना है, याद रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहते हैं, समताप मंडल। और यहीं पर क्या होती है, ओजोन परत स्थित होती है, ठीक है। क्या होती है, ओजोन परत स्थित होती है। आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किस देश में सर्वाधिक होती है। तो इसका ऑप्शन है 1 अमेरिका, 2 भारत, तीसरा है चीन, चौथा है जापान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। देखिए अब इसमें आगे आपको ग्रीन हाउस गैस तो हम बता ही चुके हैं, क्या होती है, NH4 होती है, मीथेन होती है जिसको कहते हैं, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम आपको बता ही चुके हैं, CO2 होती है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जी, इन सभी का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, अब जो पृथ्वी है, सूर्य की किरणें क्या होगी, अंदर आई पृथ्वी के यहाँ पर वातावरण में आई, और जब ठंडा होकर के वातावरण से जब वापस जाती है ना तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर होती है गैसों का मंडल। तो ये क्या करती है, यहाँ पे यहाँ जाती है, लेकिन जो गैसों की परत होती है ना ये, जिसको किरणों को वापस नहीं जाने देती और इसको पुनः क्या करती हैं, पृथ्वी पर भेज देती है। जो सूर्य की किरणें यहाँ से आई और पृथ्वी पर आई, पृथ्वी से वापस जाने लगी, तो क्या करती है, हमारे वातावरण ने इनको रोक दिया और जब पुनः क्या आ जाती हैं, पृथ्वी पर आ जाती है। इसलिए पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना, जो कठोरतम पदार्थ होते हैं, ये जल को क्या करते हैं, कठोर करते हैं। तो इनको क्या करते हैं हम निकालने के लिए, इनको फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्टर माने छानना, क्या करते हैं, छानते हैं ना, जिसमें ब्लड होता है, सॉरी जो होता है ना दूध जानते हैं, मिल्क होता है, उसमें कोई कूड़ा वूड़ा वगैरह चला जाता है तो उसको छान लेते हैं। इसी प्रकार से जो कठोर जल होता है ना उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, इन सिर्फ 2 तत्वों को निकालने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, छानने का विधि का उपयोग करते हैं। किसका, छानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, किसको कहते हैं, नियॉन को। क्या कहते हैं, नियॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। आज देखिए आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब सारी ये सब की सब गैसें कौन सी हैं, उत्कृष्ट गैस है। कौन सी गैस है, उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है, जो 0 या 0 वर्ग में स्थित होती हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें। अर्थात ये क्या करती हैं, इनको दूसरा नाम अक्रिय गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं। क्यों कहते हैं अक्रिय गैस, क्योंकि इनका काम क्या होता है, ये किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती हैं। किससे कहते हैं, कि किसी भी गैस से क्रिया नहीं करते हैं। हीलियम का उपयोग हमने बताया था, जो गोताखोर होते हैं ना, ब्लड क्या कहते हैं, इसके नीचे रक्त की उसके महासागरों के नीचे जाते हैं ना, तो सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, हीलियम को मिक्स करके ले जाते हैं, और वो उसका क्या करते हैं, सांस लेने में या ब्रीथ लेने में क्या करते हैं, वो आसानी होती है, ठीक है। और जो आर्गन होती है ना, आर्गन गैस, ये क्या होती है, हमारे जो विद्युत बल्ब होता है ना उसमें भरी जाती है बेटा। क्या होती है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है आज का, प्रश्न नंबर 5 है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, ठीक है, नोबेल गैस नहीं होती है। तो नोबेल गैस नहीं होती है रेडॉन। क्या होती है, रेडॉन नहीं होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्या है, क्रिप्टॉन, ये क्या होती हैं, 4 होती हैं क्या, नोबेल गैस। इन्हीं नोबेल गैस को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, और उत्कृष्ट गैसों को ही क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं। हीलियम आपको बता चुके थे हम, गोताखोर उपयोग करते हैं, आर्गन विद्युत बल्ब में होता है, और नियॉन रेडॉन होती हैं। जी क्या होती हैं, 0 वर्ग की गैसें होती हैं। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज का इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड बैंक। क्या है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ये क्या होती है, विश्व बैंक, जो विभिन्न प्रकार के विश्व देश होते हैं ना, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, उनका विकास किस प्रकार से किया जाए, उनके विकास के लिए स्थिति बनाए रखने के लिए उनको
डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सहायता करती है, धनराशि उपलब्ध कराती है, उनको ऋण देती है। कौन? विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या होती है? जो विभिन्न प्रकार के विकासशील देश होते हैं, गरीब देश होते हैं, उनके लिए क्या करती है? धन मुहैया कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है, ताकि वो अपने देश का विकास कर सकें। यही होती है विश्व बैंक। तो चलिए इस विश्व बैंक के बारे में हम जानते हैं थोड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विश्व बैंक के। तो देखिए विश्व बैंक होता है ना, HQ मतलब हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर को क्या कहते हैं? मुख्यालय। हेडक्वार्टर को क्या कहते हैं बेटा? मुख्यालय कहते हैं। हेडक्वार्टर को क्या? मुख्यालय। तो जो क्या है विश्व बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और जो वाशिंगटन DC कहाँ पर है? अमेरिका में। वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका। तो पूछा जाए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और जो वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में। और इसकी स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। कल हमने आपको बताया था WHO के बारे में। WHO के बारे में कल पढ़ाया था। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1945 को। 7 अप्रैल को क्यों, कौन सा दिन मनाया जाता है? तो कल हमने बताया था विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। और इसकी जो प्रमुख होती है ना, इसका जो प्रमुख बैठता है इसमें, वो होते हैं डेविड मालपास। कौन होते हैं? डेविड मालपास। अब जो संगठन होता है ना विश्व बैंक का, इसमें दो संस्थाएं, 2 सदस्य देश होते हैं। एक होता है IBRD और एक होता है IDA। जब IBRD के सदस्य और IDA के सदस्य, ये दोनों के सदस्य मिलते हैं ना, तो क्या बनता है? एक समूह बनता है। और वही समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विश्व बैंक का संगठन कहलाता है। विश्व बैंक का संगठन। तो IBRD के 189 सदस्य और IDA की क्या होते हैं? 173 सदस्य। ये मिलकर के क्या करते हैं? विश्व बैंक का मतलब उसको क्या करते हैं? विश्व बैंक का संगठन बनाती है। जो विश्व बैंक में जो ग्रुप होता है ना सदस्यों का, वो इन समूहों, इस सदस्यों का ही होता है। IBRD के 189 सदस्य होते हैं और IDA के 173 सदस्य। अब जो होता क्या है इसके बारे में थोड़ी और समझ लीजिए। जो IBRD होती है ना, इसके सदस्य होते हैं ना, जी सदस्य ना IBRD के सदस्य, जो मध्यम वर्ग के देश होते हैं, जो मतलब पूर्ण रूप से गरीब तो नहीं है, न ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मध्यम वर्ग में है ना, उच्च लेवल के, तो उनके लिए ये ऋण उपलब्ध कराती है। किसको? मध्यम वर्ग के देशों की। और जो निम्न वर्ग के देश होते हैं ना, अत्यंत गरीब होते हैं, विकासशील होते हैं, पिछड़े देश होते हैं, उनको जो धन को उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है, वो IDA के सदस्य कराते हैं। तो IDA के सदस्य गरीबों के लिए और IBRD के सदस्य क्या होते हैं? जो मध्यम वर्ग के देश होते हैं, उनको कराती है। जो विभिन्न प्रकार की क्या होता है? देशों का एक समूह होता है। तो आपको पता चल गया जो वर्ल्ड बैंक क्या होता है। इसके हेड कौन है? मेरे डेविड मालपास है। 1945 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य देश IBRD और क्या है? IDA है। इसके 173 सदस्य। तो आपको थोड़ी इसके बारे में और बता दें हम। जो अमेरिका है ना, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका में है जी वर्ल्ड बैंक। तो अमेरिका की राजधानी तो पता ही चल गया, वाशिंगटन DC है। ठीक है, वाशिंगटन DC है। और इसमें एक और बता दें हम कि इसके जो राज्य होते हैं ना, इसके कितने राज्य? 50 राज्य। कितने राज्य? 50 राज्य। इसमें से 40 क्या कहते हैं? 50 में से 48 राज्य है ना, जो 48 राज्य वे तो एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 राज्य बिल्कुल अलग है। क्या है? 2 राज्य बिल्कुल अलग है। तो आपको ये भी याद रखना कि 48 राज्य एक साथ हैं और 2 राज्य अलग अलग हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का। और इसके बाद आपको पता ही चल गया कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन कहाँ पर है? अमेरिका में। चलिए आज की हम क्लास को अंतिम करते हैं। और आपको इस क्लास से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिला होगा। अब हम कल नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे ब्लड का, जिसमें पूर्ण रूप से आपको ब्लड के बारे में जानकारी देंगे। इसकी खोज किसने की थी? इसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? AB सर्वग्राही कौन होता है? सर्वदाता कौन सा होता है? तो थैंक यू सर, थैंक यू सभी बच्चों। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और किस प्रकार से आपको अच्छा से अच्छा कर सकें, इसके लिए आप अपने विचार ज़रूर दीजिएगा।